हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जोहार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेकर बुंटू बाय धीरज सर में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू चल रही होगी। अभी देखिए बहुत जल्द जो आपका एग्ज़ामिनेशन जो है वो हो जाएगी, ठीक है। एक्साइज कांस्टेबल की और फील्ड वर्कर की, साथ ही साथ आपका ACF और FRO का भी एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर आउट हो चुका है, तो उसका भी एग्ज़ामिनेशन हो जाएगा। तो देखिए जितना भी JPSC और JSSC का एग्ज़ामिनेशन होने वाला है उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं कि झारखंड जीके का एक स्पेशल हम लोग सीरीज चलाए थे, ठीक है। हैशटैग रीस्टार्ट 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 सीरीज है ना। तो उसमें क्या था कि झारखंड का इतिहास हो चुका था, है ना। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर हैं, बस थोड़े से कुछ कुछ बाकी हैं, जैसे 1857 की क्रांति वगैरह, तो उसको भी बहुत जल्द कंप्लीट कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपका जो झारखंड का आर्ट एंड कल्चर है, झारखंड की 33 प्रकार की जनजातियाँ, वो अभी चल ही रही है, ठीक है। देखिए झारखंड की जनजातियाँ जो है आर्ट एंड कल्चर, उसमें आपका क्या क्या हो चुका है। पहले तो आपका थ्योरी, उसके बाद में साथ ही साथ आपका क्विक रिवीजन सीरीज जो परीक्षा महायोद्धा वाला बुक से जो चल रहा है वो, और साथ ही साथ आपका MCQ सीरीज भी जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगा। देखिए JPSC और JSSC का जितना भी हम लोग एग्ज़ाम लिखते हैं उसमें झारखंड का अच्छा खासा वेटेज होता है, और बिकॉज बेसिकली ये झारखंड का एग्ज़ामिनेशन है तो हमारा झारखंड बेटर होना चाहिए, जिस वजह से हम लोग क्या करें कि अच्छा से अच्छा स्कोर करके अपना मेरिट लिस्ट तक नाम ले जा सकें। तो हम लोग जनजाति पढ़ रहे थे, देखिए उसमें आज हम लोग का बारी है असुर जनजाति के बारे में पढ़ने का। अगर आप इस वीडियो में न्यू हैं या फिर आप इस चैनल में न्यू हैं, अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप वीडियो को शुरू से, है ना, कम से कम एटलीस्ट आर्ट एंड कल्चर का जो जनजाति है वहाँ से आप लोग पूरा देख लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, आप 2x की स्पीड में इसको देख सकते हैं। वैसे भी मैं स्पीड ही बोलती हूँ थोड़ा, लेकिन फिर भी आप 1.5 या फिर 2x की स्पीड में देखिए। कान में हेडफोन लगा कर आप लोग कुछ भी वर्क अपना कर सकते हैं, वॉकिंग वगैरह कुछ भी, और इसी तरह से कवर करनी है, ठीक है, ताकि हम लोग अच्छे से अच्छे एग्जामिनेशन में मार्क्स लाएँ और मेरा मेरिट लिस्ट तक नाम जाए, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये महत्वपूर्ण बातें हैं या फिर यूँ कहें किनका परिचय। तो देखिए असुर जनजाति झारखंड की प्राचीनतम एवं आदिम जनजाति है, जिनका प्रजातीय संबंध प्रोटो-ऑस्ट्रेलोइड समूह से है। ये असुर जनजाति वो कैसी जनजाति है, तो प्राचीनतम है, बहुत ज़्यादा प्राचीन जनजाति है, और ये आदिम जनजाति भी है। इनका प्रजातीय संबंध किससे है, तो ये है प्रोटो-ऑस्ट्रेलोइड समूह से है। यह एक अल्पसंख्यक जनजाति है, ये बहुसंख्यक जनजाति नहीं है, बहुत मात्रा में नहीं पाई जाती है, ये थोड़ी मात्रा में ही पाई जाती है, इसीलिए इन्हें कहा गया है अल्पसंख्यक जनजाति। इस जनजाति को पूर्वा देवा भी कहा जाता है। पूछेगा आपको एग्जामिनर कि किस जनजाति को पूर्वा देवा भी कहा जाता है, तो आपका आंसर अगर आप पढ़े रहेंगे डिटेल से तो ही आपको पता होगा इसका आंसर होता है क्या, असुर। इस जनजाति को सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक माना जाता है। यह जनजाति को सिंधु घाटी सभ्यता का क्या माना जाता है, तो प्रतिष्ठापक माना जाता है। देखिए ये बॉक्स में भी क्या करके लिखा हुआ है, प्राचीनतम जनजाति व सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक। झारखंड में इस जनजाति का प्रवेश मध्य प्रदेश क्षेत्र से हुआ था, यानी कि ये जनजाति का जो प्रवेश है वो झारखंड में कहाँ किस रीजन से हुआ था, तो ये मध्य प्रदेश से हुआ था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ इंडिया। तो इन्हीं से मध्य प्रदेश को ही हार्ट ऑफ इंडिया बोला जाता है, इसका उपनाम है। तो यहाँ से असुर जनजाति जो है वो इनका यहाँ पे प्रवेश होता है, ठीक। इनकी भाषा असुरी है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। इनकी जो भाषा का नाम है वो है असुरी, जो कि किससे संबंधित है, किस भाषा समूह से, तो ये है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक। इनकी भाषा को मलय भाषा भी कहा जाता है। इनकी जो भाषा है उनको क्या कहा जाता है, तो इनकी भाषा को कहा जाता है मलय। इस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत आदि ग्रंथों में मिलता है। ये जो जनजाति है उनका उल्लेख आपका कहाँ कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है आपका ऋग्वेद में, है ना। 4 प्रकार के वेद होते हैं, जिसमें आपका है ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, फिर अथर्ववेद है। सबसे लास्ट में कौन सा वेद होता है आपका, तो अथर्ववेद। और ऋग्वेद में क्या है, तो यज्ञ संबंधी सब ये चीज़ का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। और आपका ऋग्वेद जो है वो वहाँ पे किस जनजाति का मतलब मिल रहा है वर्णन, तो आपका असुर का मिल रहा है।
अरण्यक, देखिए अरण्यक जो है वो भारतीय प्राचीनतम का जो सोर्स है पुस्तकों का, वहाँ पे ये अरण्यक 7 प्रकार की होती हैं, ठीक है। और अरण्यक एक ऐसी चीज़ होती है जिनको आप गुरु के समीप ही बैठ के पढ़ सकते हैं। इनको आप अपने मतलब घर में नहीं पढ़ सकते, इन्हें जंगल में जा कर के इनको पढ़ा जाता है, वो भी गुरु के समक्ष। उपनिषद कितनी होती है, तो ये 108 उपनिषद होती है। एक पुराण 108 उपनिषद होती है, और साथ ही साथ महाभारत। देखिए महाभारत का पूर्व नाम क्या था, तो महाभारत का पूर्व नाम क्या था, तो जय संहिता, बाद में इसका नाम पड़ा महाभारत। देखिए आदि ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में इस जनजाति का वर्णन निम्न नामों से किया गया है। ये जो जनजाति है इनका जो नाम है वो क्या क्या था, तो ये था अनासा। अनासा का अर्थ होता है चिपटी नाक वाले। आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि अनासा की जनजाति को कहा जाता है, तो ये होगा आपका असुर। अव्रत, भिन्न आचरण करने वाला। अव्रत किन्हें कहेंगे, जो भिन्न आचरण करते हैं। मूर्धवाचा, ये है अस्पष्ट बोलने वाले, जो क्लियरली नहीं बोल पाते, उन्हें कहते हैं हम लोग मूर्धवाचा। सुदृढ़, लो दुर्ग अथवा अटूट दुर्ग के निवासी। लो दुर्ग तथा अटूट दुर्ग के निवासी को क्या कहेंगे, तो उन्हें कहेंगे सुदृढ़। झारखंड में इनका संकेंद्रण मुख्यतः लातेहार, नेतरहाट के पाट क्षेत्र में सर्वाधिक है। लातेहार में भी कहाँ पर, तो नेतरहाट में, ठीक है। गुमला, लोहरदगा, सिंहभूम तथा धनबाद जिले में पाया जाता है, ठीक है। यह इनका संकेंद्रण यानी कि इनका जमावड़ा ये बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, तो ये लातेहार में, गुमला, लोहरदगा, सिंहभूम तथा धनबाद जिले में पाए जाते हैं। अब देखेंगे हम लोग समाज और संस्कृति। इनका समाज और संस्कृति किस प्रकार से डिवाइडेड है वो चीज़ को हम लोग देखेंगे, ठीक है। यह जनजाति वीर, विरजिया तथा अगारिया नामक 3 उपजातियों में विभाजित है। कास्ट तो ये हो गई असुर, ठीक है। इसके साथ ही इनका सब कास्ट कौन कौन सा होता है, तो ये वीर है, विरजिया है और अगारिया है, ठीक है। असुर गोत्र को पारस कहते हैं। ये जो असुर लोग हैं अपने गोत्र को क्या कहते हैं, तो ये अपने गोत्र को कहते हैं पारस, तथा इनके युवा गृह को गित्ती ओड़ा कहा जाता है। जिस जनजाति में आपका युवा गृह का मेंशन नहीं है उस जनजाति के बारे में तो बात मैं न करूं तो अच्छी है, लेकिन जिस जनजाति में आपका युवा गृह का मेंशन है, वधु मूल्य का मेंशन है, उसमें आपको 110% रट्टा मारनी है, उसको याद करनी है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जेएसएससी ही लिखेंगे, जेपीएससी कभी नहीं लिखेंगे। जेपीएससी जब हम लोग लिखेंगे उस टाइम देखेंगे जेपीएससी जो है वो यूपीएससी और यूपीपीसीएस को फॉलो करता है। यूपीपीसीएस क्या है भाई, तो ये है यूपीएससी का छोटा भाई, जो कि क्या करता है, जब हम लोग 7 to 10 जेपीएससी का पीवाईक्यूज देखेंगे, साथ ही साथ 11 to 13 का जब हम लोग पीवाईक्यूज देखेंगे तो उस समय देखेंगे कि कॉलम वाइज वो दे दिया था, कॉलम 1 कॉलम 2 इनका मिलान कीजिए, है ना। तो इस प्रकार का चीज़ होता है यहाँ पे, इनको आपको युवा गृह ये सब चीज़ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसाया जाता है, तो यहाँ से आपको याद करना ही करना है। इस जनजाति में बहिर्गोत्रीय विवाह का प्रचलन पाया जाता है। देखिए इसमें भी एक गोत्र में आप शादी नहीं कर सकते हैं, आपको समगोत्रीय विवाह यहाँ पर भी निश्चित है, यहाँ पर भी आप अलग अलग गोत्र में ही आपको शादी करने का प्रचलन है। असुर जनजाति गोत्र एवं उनके प्रतीक। देखिए असुर जनजाति के गोत्र और उनके प्रतीक क्या होते हैं वो सब चीज़ देखते हैं, ठीक। और एक बात, जितने भी जनजाति होते हैं और उनका जो गोत्र का जो चिन्ह होता है, उनका जो प्रतीक चिन्ह है उनका वो लोग प्रयोग नहीं करते हैं। सच एज देखिए बैंग है इनका गोत्र है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो मेंढक। तो ये लोग क्या करेंगे कि मेंढक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इनको खाएंगे नहीं। अब देखिए मेंढक को खाना आपको वियर्ड लगा होगा, लेकिन अगर आप त्रिपुरा साइड जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक ट्राइब है वो क्या करती है, वो मेंढक को भी खाती है, टेडपोल वगैरह को खाती है, ठीक है। तो ये कॉमन बात है। और चाइनीज़ को तो देखते ही हम लोग कितना खाता है वो लोग, ठीक है। क्रिकेटा, तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो पक्षी। बघना, तो ये है आपका बाघ। बेंग, ये है मेंढक। ऐत, ये है मछली। बरवा, ये है जंगली पशु। इस जनजाति में वधु मूल्य को डाली टका कहा जाता है। इस जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, तो इस जनजाति में वधु मूल्य को कहा जाता है डाली टका। और जिस भी जनजाति में आपका वधु मूल्य का मेंशन है और आपका युवा गृह का मेंशन है, वहाँ पर आपको 110% रट्टा मारनी। इस जनजाति में इदिमी नामक एक विशेष परंपरा है, जिसके तहत बिना विवाह किए लड़का लड़की पति पत्नी की भांति साथ में रहते हैं, परंतु इन्हें कभी कभी आपस में विवाह करना अनिवार्य होता है। देखिए इदिमी क्या है, आपको बोलेगा इदिमी क्या है, तो एक विशेष प्रकार की परंपरा है जिसके तहत बिना विवाह किए लड़का लड़की क्या करेगा, अपना वाइफ हस्बैंड के साथ मतलब भांति रहेगा,
यूँ बोले लिव इन रिलेशनशिप में रहेगा, परंतु इन्हें कभी ना कभी आपस में विवाह करना अनिवार्य होता है। लेकिन किसी किसी सिचुएशन में इनको विवाह करना अनिवार्य होता है। इनका समाज मात्र सत्तात्मक होता है तथा इनमें संयुक्त परिवार की प्रणाली पाई जाती है। इनका परिवार किस प्रकार का होता है, तो जहाँ अन्य जनजातियों में हम लोग क्या देख रहे थे, पितृसत्तात्मक, वहीं पे ये एक ऐसी जनजाति है जो मात्र सत्तात्मक है, ठीक है, तथा इसमें संयुक्त परिवार की प्रणाली पाई जाती है। इस जनजाति में कुंवारे लड़का तथा लड़कियों द्वारा केले का पौधा लगाना वर्जित होता है। इस जनजाति में जितने भी कुंवारे लड़के हैं, बैचलरेट बॉयज़ हैं या फिर गर्ल्स जो भी हैं, उनको केले का पौधा लगाना वर्जित होता है, ठीक। इस जनजाति में गर्भवती स्त्री द्वारा ग्रहण देखना निषिद्ध है। देखिए, जितनी भी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको सूर्य ग्रहण हो गया या फिर चंद्र ग्रहण हो गया, इनको देखना इनको वर्जित होता है या फिर निषिद्ध होता है या फिर मना होता है। जनजाति से हट के देखेंगे तो भी देखते हैं, अन्य जातियों में भी देखते हैं, अन्य समाज में भी देखते हैं हम लोग कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं होती है वो ग्रहण के वक्त क्या करती है, तो थोड़ा सा सावधानी का परहेज करती है, थोड़ा सा अपने आप को बचाती है ग्रहण से, ठीक है। इस जनजाति में महिला के पेट का आकार देखकर गर्भकाल का निर्धारण किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि महिला का पेट का आकार देख करके गर्भकाल का निर्धारण किया जाता है। इस जनजाति में प्रसव कक्ष को खौदी तथा प्रसव कराने वाली महिलाओं को चमैन कहा जाता है। यहाँ पे प्रसव कक्ष को कहाँ किया जाता है, डिलीवरी होम को, तो ये खौदी और प्रसव कराने वाली या डिलीवरी कराने वाली जो महिलाएं होती हैं उनको कहा जाता है चमैन। इस जनजाति में पहली संतान कन्या होना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये जनजाति कैसी है, तो यहाँ पे देखिए जनजाति जितने भी होती है वहाँ पे लड़कियों को बोझ नहीं माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे इन लोगों का ज़्यादा तिलक दहेज भी नहीं चलता है, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे बाल विवाह की प्रथा भी नहीं पाई जाती है। और असुर एक ऐसी जनजाति है जहाँ पे पहली संतान के रूप में कन्या का जन्म लेना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस जनजाति में बच्चा ना होना ईश्वरीय प्रकोप माना जाता है तथा बंध्या स्त्री की सामाजिक प्रतिष्ठा कम होती है। बोला जाएगा कि असुरों में सामाजिक प्रतिष्ठा किस प्रकार की स्थिति का स्त्रियों का कम होता है, तो वो होगा आपका बंध्या स्त्री। तो देखिए, यहाँ बच्चा ना होना ईश्वरीय प्रकोप मानते हैं, बोलते हैं कि भगवान का कुदृष्टि पड़ा है, इस वजह से इनका बाल बच्चा नहीं हो रहा है। और बंध्या स्त्री किन्हें कहते हैं, तो बंध्या स्त्री उन्हें कहा जाता है जिन्हें समाज में हम लोग बोलते हैं, अरे नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, सॉरी बंध्या स्त्री जो है अब उन्हें बोला जाता है जो किन्हीं कारणवश उनका बाल बच्चा नहीं होता है, ठीक है, उन्हें कहते हैं बंध्या स्त्री। इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा कम होती है। इस जनजाति में सुरक्षा हेतु बच्चे को चमड़े का धागा पहनाने की परंपरा है। अब देखिए, यहाँ क्या है कि बच्चे को चमड़ा का धागा पहनाने की परंपरा है जो विवाह के समय खोला जाता है, जिसे चामबंदी संस्कार कहा जाता है, ठीक है। देखिए, चामबंदी संस्कार क्या होता है, तो यहाँ पे चमड़े की धागा पहनाया जाता है बच्चों को, क्यों, क्योंकि ये सुरक्षा प्रदान करने के लिए। इस जनजाति में दिन के भोजन को लोलो घोटू चोमेंकू तथा रात के भोजन को छोटू जोमेकू कहा जाता है, ठीक। हड़िया इनका प्रमुख पेय है जिसे बोथा या झुरनोई कहा जाता है। हड़िया इनका क्या है, तो प्रमुख पेय है जिसे क्या कहा जाता है, बोथा या फिर झरनोई कहा जाता है। इनके प्रमुख त्यौहार में से हैं सरहुल, सोहराय, कथडेली, सरही, कुटसी, लोहा गलाने की उन्नति हेतु। कुटसी क्यों मनाते हैं, तो देखिए लोहा गलाना इनका पारंपरिक जो पेशा है वो क्या है, तो लोहा गलाना। तो लोहा गलाने का जो भी औजार होता है या फिर उद्योग होता है, उसका उन्नति के लिए कौन सा पूजा करते हैं ये लोग, तो ये लोग करते हैं कुटसी। और नवाखानी, जो नया चावल खाते हैं उन्हें कहते हैं नवाखानी। इनकी संस्कृति को मई संस्कृति कहते हैं। आपको बोलेगा किस जनजाति की संस्कृति को मई संस्कृति कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा असुर जनजाति। इनके नृत्य स्थल को अखड़ा कहा जाता है। इनका जो नृत्य स्थल है जहाँ पर नाच गान होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अखड़ा। आर्थिक व्यवस्था, अब देखिए इनका आर्थिक व्यवस्था क्या है, तो इस जनजाति का प्रमुख पेशा परंपरागत रूप से लोहा गलाना है। देखिए, जब आपका आदिकाल से ये लोग रह रहे हैं और आदिकाल से असुरों का एक ही काम है कि यहाँ पे लोहा गलाना और लोहे से इनको का मतलब औजार बनाना। देखिए, मगध जब चल रहा था, मगध साम्राज्य बिहार में, उस टाइम ये जो झारखंड प्रसिद्ध क्यों था पता है, अपना हाथी के लिए और अपना लोहा का औजार के लिए, यानी कि तलवार के लिए। इस क्षेत्र में इसका असुर का ही काम होता था लोहा गलाना, ठीक है, मगध के समय में। और साथ ही साथ मेसोपोटामिया में यहाँ से यहाँ से जब हम लोग व्यापार भी होता था आयात निर्यात में, तो मेसोपोटामिया में जब होती थी तो यहाँ पर से आपका लोहा का मतलब
तलवार का यहाँ से आदान प्रदान होता था, ठीक है। इस रूप से इन लोगों का परंपरागत रूप से पेशा क्या है, तो लोहा गलाना है। वर्तमान समय में यह जनजाति स्थायी कृषि भी करने लगी है। अब देखिए पहले के ज़माने जैसा ही अब तो युद्ध होता नहीं है भाई, है ना। अब तो युद्ध होगा तो परमाणु बम से होता है, जो कि भी चल भी रहा है, और इतना डेवलप्ड हो गया का लोहा गलाने का ज़रूरत अब पड़ता नहीं है। तो ये जनजाति के साथ साथ इनका जो लोहा गलाने का पेशा है वो भी ठप होते गया। तो ये लोग स्थायी रूप से क्या करने लगी है, अब कृषि करने लगी है ये जनजाति, ठीक है। अब देखेंगे धार्मिक व्यवस्था। इस जनजाति के सर्वोच्च देवता सिंहभूंगा तथा इनके धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है। देखिए ये स्टार मार्किंग है, इस विलेज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये स्टार मार्किंग जितने भी बुक में किए हुए हैं ये किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछ चुके हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इनके सर्वोच्च देवता कौन है? सिंहभूंगा है, ठीक है, जो किनके प्रतीक होते हैं, तो सूर्य के प्रतीक होते हैं। तथा धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक नाम आया है बैगा, है ना। बैगा हम लोग एक जनजाति भी पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, प्रीवियस क्लास में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा। बैगा वो जनजाति है जिनका बाघ इन लोगों को प्रमुख मतलब पवित्र पशु मानती थी। लेकिन जैसा कि पहले ही बताएं, जेपीएससी किनको फॉलो करता है, तो यूपीएससी को फॉलो करता है, यूपीएससी को, जो कि यूपीएससी का छोटा भाई है। तो ये लोग क्या करता है, कॉलम में डाल के मतलब क्वेश्चन को कर देता है, ठीक है। तो अब देखिए बैगा अगर आपको जनजाति नहीं दिया हुआ है और बैगा अगर पूछा भी जाता है तो इन द सेंस धार्मिक प्रधान को ही पूछा जाता है। इसीलिए आपको जहाँ भी बैगा देखने को मिले और अगर जनजाति है ऑप्शन में तो जनजाति मारिए, अगर नहीं है तो आप फिर आराम से धार्मिक प्रधान मार सकते हैं। बैगा का सहायक सुबारी कहलाता है। बैगा का जो सहायता करने वाला है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका सुबारी। इस जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है। ये जो जनजाति है वो जादू टोना करती है, उन्हें क्या कहते हैं, तो माटी। इस जनजाति में अंत्येष्टि स्थल को शासन कहा जाता है। यह गांव से दूर किसी जल स्रोत के निकट पाया जाता है तथा मृतक की स्मृति में यहाँ पत्थर गाड़ दिया जाता है। देखिए जितना भी आपका शमशान घाट देखिएगा वो गांव से दूर ही रहता है और किसी कहीं ना कहीं जल स्रोत के निकट होता है, चाहे वो आपका नदी हो या फिर तालाब हो, कहीं पर भी हो, लेकिन ये जो होता है वो जल का स्रोत होता है, वहीं पर ये चीज़ आपका होता है। अंत्येष्टि स्थल बोले तो शमशान घाट वगैरह। तो इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं शासन। तो देखिए ये हो गई आपकी असुर जनजाति, ठीक। अब देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये कौन कौन सी इम्पोर्टेंट हो सकती है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये चीज़ पूछेगा, प्राचीनतम जनजाति है और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक है और इनको पूर्वा देवा भी कहा जाता है और झारखंड के सबसे प्राचीनतम और एक प्रकार की आदिम जनजाति भी है। इनका प्रवेश कहाँ से हुआ, तो हार्ट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश से, ठीक। इनकी भाषा क्या है, तो इनकी भाषा है आपकी असुरी और अपनी भाषा को क्या कहते हैं, तो मलाई भी कहा जाता है। और इनका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद, आरण्यक, उपनिषद और महाभारत में मिलता है। और देखिए ये जो है ना अनासा, ये अनासा में कहीं क्वेश्चन में देख चुकी हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में चिपटी नाक वाले, तो ये चीज़ आपका इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही साथ अपना ये गोत्र को क्या कहने, तो पारस, ये चीज़ आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और ये गिद्दी ओड़ा, ये तो भाई VVI है आपका, क्योंकि युवागिरी और जितना भी वधु मूल्य है ना ये आपका क्या है, VVI है, ठीक। तो ये हो गई आपकी असुर जनजाति। देखिए अगर आप इस वीडियो में बिल्कुल न्यू हैं तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे जितना भी प्लेलिस्ट बना हुआ है इस वीडियो का इस सीरीज़ का, वो चीज़ आप लोग पूरी देख लीजिए, चाहे वो आप 1.5 का स्पीड में देखिए या फिर 2x का स्पीड में देखिए, बट देखिए क्यों, क्योंकि आपका ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। आप लोगों को अगर समझने में कुछ किसी प्रकार की कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर सकते हैं और बोल सकते हैं, हमें पर्सनली भी बोल सकते हैं कि आपको कमेंट क्लास किस प्रकार से लगा। आप लोग क्लास को रेट कीजिए कि आप लोग किस रेटिंग का ये क्लास है, और आप लोग वीडियो को क्या कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और अपने परिवार के बीच में शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो में बिल्कुल न्यू हैं तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पे जितने भी मतलब सीरीज़ हो चुके हैं वो सीरीज़ को एक बार आप उठा करके देख लीजिए, आपके लिए बेनिफिट होगा ही होगा 110%। और हम लोग क्या कर रहे थे, सबसे पहले तो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे, ठीक।
उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे थे, क्विक रिवीजन सीरीज कर रहे थे, जो कि परीक्षा महायोद्धा का बुक से हो रहा है। और साथ ही साथ आपका एमसीक्यू सीरीज होगा। ठीक है, ये एमसीक्यूज का जो सीरीज है वो आपका अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन क्विक रिवीजन सीरीज का 1 सीरीज हो चुका है। ठीक है, ये भी आपका बुक में मतलब प्ले लिस्ट बना हुआ है। थ्योरी तो हो ही रहा है आपका। ये क्विक रिवीजन सीरीज एक चैप्टर हो चुकी है। और एमसीक्यूज है, ये बहुत जल्द आपका ये स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आदिम गौर जनजाति 2-4 क्लासेज बची हुई है, उसके बाद में ये आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और देखिए सबसे बेस्ट वे होता है कि थ्योरी पढ़े, उसके बाद उसका रिवीजन किए, देन उसका टेस्ट मार लिए, तो क्या होता है कि हमारा पूरा मार्क्स जो है वो हाथ में पकड़ में आ जाता है। ठीक, हम लोग का मोटो क्या है कि 40 क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो हम लोगों को 35 से 36 प्लस क्वेश्चन को हम लोगों को राइट करनी है। ठीक, इस तभी जा कर के हम लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम बनेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको करंट अफेयर का, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, झारखंड करंट हो, किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप हो, इस थ्योरी के बारे में भी आपको वहाँ पर डिस्कस किया जाता है, आपको बताया जाता है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैंने भी काफ़ी सारे मतलब सिचुएशन को फॉलो किया है, लेकिन ये मुझे भी पता है कि करंट अफेयर का जो भी सीरीज़ होता है वो हम लोग लास्ट में पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं, जबकि ये चीज़ होता नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम में इतना बर्डन आ जाता है ना कि हम लोग करंट को देख ही नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को अभी से ही थोड़ा करके और एग्जामिनेशन तक अच्छा खासा स्कोर करने हैं। आप करंट अफेयर का वेटेज देख सकते हैं बीपीएससी में और यूपीपीसीएस का स्टोर कीपर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों का प्यार दीजिए, पढ़ते रहिए और नींद से लड़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू, बाय।